घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। जम्मू के केरन में घुसपैठियों के साथ मुठभेड़ खत्म, 8 आतंकी ढेर। सेना प्रमुख का दावा, पाकिस्तान सेना की मदद के बगैर घुसपैठ मुमकिन नहीं। और केरन मुठभेड़ से उठे सवाल, आखिर क्या है पाकिस्तान पर भारत सरकार की नीति। जम्मू कश्मीर में केरन सेक्टर में मंगलवार को यानी कि आज 15 दिनों के बाद लगातार जो सेना का ऑपरेशन जारी था वो खत्म हो गया है। जो सेना के प्रवक्ता उन्होंने बताया है कि ऑपरेशन में करीब 8 आतंकवादियों के शव बरामद हुए हैं। आतंकियों के खिलाफ 6 बड़े अभियान चलाए गए थे और इस अभियान में 18 AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। और भारतीय सेना के प्रमुख जनरल बिक्रम सिंह ने कहा है कि कश्मीर के केरन सेक्टर में जो आतंकवादियों की कोशिशों को सेना ने नकार किया है वो पाकिस्तान के सेना के पूरी तरह से उसमें बिना पाकिस्तान सेना के साठगांठ की ये चीज़ें संभव नहीं थी। सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं कांग्रेस और भाजपा अलग अलग जो मुख्य जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उन्होंने क्या अपनी प्रतिक्रिया दी है। सबसे पहले कांग्रेस के राशिद अलवी साहब ने क्या कहा है वो आपको हम दिखाते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। मैं बहुत बार कह चुका हूं कि हमारा सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और पाकिस्तान अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो यकीनन कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। और मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने क्या कहा है, भाजपा के प्रवक्ता हैं, वो भी आप सुन लें। पाकिस्तान है वो आतंकवादियों का एक हेडक्वार्टर बना हुआ, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है। और ऐसे आतंकवाद के इंटरनेशनल हेडक्वार्टर जहां पर हर दिन आतंकवादी पैदा हो रहे हो, आतंकवादियों को संरक्षण मिल रहा हो, आतंकवादियों को मदद मिल रही हो, चाहे वो पुलिस सरकार की तरफ से हो, चाहे सेना की तरफ से हो, चाहे ISI की तरफ से। तो इसलिए जो है ऐसे आतंकवाद के इंटरनेशनल हेडक्वार्टर के बारे में फिर से पूरी दुनिया को सोचना होगा, न केवल भारत को। और जिस तरह से भारत इससे प्रभावित है, एक के बाद एक घुसपैठ बेशर्मी के साथ जो है वो आतंकवादियों को फौज के भेष में भेजना या फौज के भेष में आतंकवादियों को भेजना, ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं जो है इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान ऐसे मानने वाला नहीं है। हमें उसी भाषा में उसे जवाब देना होगा जिस भाषा को वो समझ सकता है। हमें उस संपूर्ण नीति पर पुनर्विचार करने की जरूरत है पाकिस्तान को लेकर। तो ये भाजपा और कांग्रेस के प्रवक्ताओं के बयान को आप सुन रहे थे। हम सीधे पहले चलते हैं जम्मू कश्मीर। हमारे वरिष्ठ पत्रकार हरबंस नगोके साहब जुड़े हुए हैं। हरबंस जी, जो ताज़ा जानकारी है वो साफ सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि अब ये मुठभेड़ जो 15 दिनों से चल रहा था ऑपरेशन वो खत्म हो गया और उन्होंने दावा किया है कि 8 आतंकी के शव बरामद हुए। इसका मतलब और भी मारे गए हैं। क्या जानकारी आपके पास है इस वक्त? दिलीप जी, जब से आतंकवाद जम्मू कश्मीर में आरंभ पाकिस्तान प्रायोजित हुआ है, पहली बार अजीब सी बात देखी कि सेना दावा करती है कि इतने आतंकवादी मारे गए, मीडिया का वो शव नहीं दिखाए गए। जो आम इस समय दर्शक अलग अलग अगर टेलीविजन चैनलों पर वो हथियार देख रहा है, गोला बारूद देख रहा है जी, वो मीडिया वो जो वहां पर था, मैं श्रीनगर में मौजूद था, नहीं दिखाया गया। अगर इतने दिन से इस मुठभेड़ को चलते 12 दिन से ज्यादा हो गए हैं, अगर 12 दिन से और शव पड़े थे तो वो शवों से जरूर उससे दुर्गंध आनी चाहिए। आखिर वहां कहीं ना कहीं लोग रहते हैं, उस बारे में सेना ने चुप्पी साध रखी है। एकाएक यह कह देना कि ऑपरेशन बंद है, ये बहुत से सवाल खड़ा करता है, जो प्रश्न चिन्ह लगा देता है। क्या ये मुठभेड़ समाप्त हो गई या फोर्सफुली कहा गया है या इसके पीछे कुछ और बात थी? ये कई ऐसे प्रश्न दिलीप जी हैं जो उभर रहे हैं और उसमें इतने सवाल खड़े हुए हैं कि मैं समझता हूं कि उसमें देश को और केंद्र सरकार को, रक्षा मंत्रालय को इसका जवाब देना होगा। जी, आपको लगता है कि जो सेना की तरफ से जो बयान दिए गए हैं कि ऑपरेशन खत्म हो गया है, अब ये अगर इसको देखा जाए तो ये ऑपरेशन की शुरुआत आप कह रहे हैं कि अब मीडिया में इसका ऑपरेशन शुरू हो गया है, कई सवाल खड़े हो गए हैं। जब जब प्रजातंत्र के चौथे प्रहरी को दिलीप जी आप दूर रखेंगे
जी। करगिल में आपने जोर नहीं रखा, परंतु यहां पर आपने कुल मिलाकर मीडिया के लिए एक तरीके से लाइन खींच दी जी। कुछ बातें आप जो कह रहे हैं वो एक भारतीय के नाते ना तो कश्मीर के मीडिया को, ना जम्मू के मीडिया को, ना किसी और को ये जी समझ पा रहा है, ना इसको सहमत कर पा रहा है, डाइजेस्ट कर पा रहा है जी। इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसका अब मीडिया ऑपरेशन शुरू हो गया है और ये कुल मिलाकर जी। सुरक्षा बलों की आन शान बात पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाएगा, जी चाहे वो नॉर्दर्न कमांड है और चाहे हमारे कुल मिलाकर पीएमओ हाउस है और जी। थल सेना अध्यक्ष है, उन पर कई तरीके के सवाल अब खड़े होंगे। जी। चलिए, मैं आपके पास, आप हमारे साथ लाइन पे बने रहें। विंग कमांडर पी बख्शी साहब हमारे साथ हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि सेना ने कहा कि ये खत्म हो गया। आपने सुना जो वरिष्ठ पत्रकार हैं हरवंश नौके के कह रहे थे कि कई सवाल इससे खड़े हुए हैं। ये ऑपरेशन अंत आप इसको नहीं कह सकते, अब मीडिया का ऑपरेशन शुरू हो गया है। बिल्कुल विश्लेषण होगा, विश्लेषण भी होगा और कई सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि आखिर आपने मीडिया को वहां पे क्यों नहीं जाने दिया, आखिर वो लाशें कहाँ हैं, आखिर आप हथियार दिखा रहे हैं, बाकी बातों को आप क्यों छुपा रहे हैं, कितना दिन ऑपरेशन चला, क्या वाकई ऑपरेशन खत्म हो गया, तमाम तरह के सवाल आपके सामने खड़े हैं। क्या लगता है ये बिल्कुल जायज सवाल है? बिल्कुल सवाल बिल्कुल जायज है, मीडिया बिल्कुल पूछेगी, भारत की जनता पूछेगी, ये डेमोक्रेसी है, इसमें तो दो राय नहीं है। देखिए, आपको एक छोटी सी चीज मैं बताता हूं। जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ था उस समय हमारी सियासती हालत क्या थी, क्या एक्टिविटीज चल रही थी? वो चल रही थी कि सडनली राहुल गांधी ने वो स्टेटमेंट दी कि ये बिल को नकार दो, कुगड़े में फेंक दो, और उस समय जो मीडिया की हरकत शुरू हुई, बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मिलने गए, उनसे मिल रहे हैं, और हमारे अंदर जो हरकत चल रही है और हर एक मीडिया वाला उसको, पॉलिटिशियन उसको उसके ऊपर टिप्पणी कर रहा है, भारत के प्रधानमंत्री की बिल्कुल जिसको कहते हैं कि लोग उसके ऊपर हंसी उड़ा रहे हैं, इत्यादि इत्यादि जो चीज हो रही थी, वो उस तरफ से ध्यान केंद्रित, ज्यादा ध्यान ना हो और ध्यान बटाने के लिए मेरे को लगता है ये ऑपरेशन कहीं शुरू ना किया गया हो। हालांकि इसमें कोई ठोस हमारे पास सबूत नहीं है, या लोगों को, सॉरी, मैं ये बताना चाहता था कि जब ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ तो लोगों का ध्यान ऑपरेशन की तरफ ना जाए और पॉलिटिक बॉडी की तरफ रहे, जहां की ध्यान केंद्रित रहे सरकार क्या कह रही है, सारा गेम ये था। इसीलिए आप ये कह रहे हैं कि वहां पे ऑपरेशन चल रहा था, घुसपैठिया आ चुके थे, एक हफ्ते और उसको ढकने के लिए प्रयास किए गए, उसको ढकने के लिए प्रयास किए गए सरकार की तरफ उनकी जो सियासती, जो उनकी हालत उस समय मुश्किल थी, उसके ऊपर सबका ध्यान केंद्रित था, चाहे डिफेंस मिनिस्टर हो चाहे कोई हो, सारे के सारों का ध्यान उधर लगा हुआ था। और दूसरा, अमेरिका से भी प्रेशर है कि आप अपनी टॉक्स को फेल मत होने दीजिए, आप रिप्रोच बना के रखिए, ये सारा का सारा जो था, और आर्मी अपना कार्यक्रम कर रही थी। पर जब इस हालत में आप अपनी फौज को कार्यक्रम करने के लिए कहते हो, तो जब पॉलिटिकल व्हील वीक होती है तो ऑटोमेटिकली उसका मैसेज फॉरवर्ड में चला जाता है। अभी ऐसा जो सबसे महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वहां घुसपैठ हो चुका था और उसको ढकने का प्रयास, उसको ढकने का प्रयास, उसको कवर अप करने का प्रयास किया गया। अलग अलग राजनीतिक बयान आप पूछ रहे थे क्या हो रहा है, ये कुछ नहीं है, ये तो मामूली चीज है, ये भी हल हो जाएगी कर करके उन्होंने एक हफ्ता तो वैसे ना करके लगा दिया। फिर उसके बाद जब बोलना शुरू किया तो वो बड़े वेल ट्रेन टेररिस्ट थे या फौजी थे, जो भी है, उन्होंने जो डिफेंसिव पोजीशन ली है। मैं आपको एक बात बता देता हूं, जब डिफेंस फौज का तगड़ा होता है तो हफ्ते क्या महीनों तक लग जाते हैं। सारगढ़ी की जो बैटल थी उसमें 22 लोगों ने 22,000 अफगान को किले के बाहर रखा था, 3 दिन तक लड़ाई चलती रही। तो यही हालत यहां पे भी हो सकती है। उनकी डिफेंस बहुत तगड़ी हो गई थी, उसको फिर हिलाने के लिए आपने देखा कितना समय लगा। कारगिल में आपने देख लिया कि 3 आदमी ऊपर बैठे हुए थे, आपकी पूरी फौज लग गई थी, कितने लोगों को मरना पड़ा था उनको वहां से हटाने के लिए जी। तो इस तरीके की जो सिचुएशन होती है वो होती है इंटेलिजेंस फेलियर के कारण। हमारी इंटेलिजेंस फेलियर, हम उस पर भी आते हैं। पुष्पेंद्र, अगर आप देखें सेना की तरफ से जो बयान आया और जिस पे राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं, और जो पूरा आप देखें 22 और 23 सितंबर से
इसकी शुरुआत, इसकी खबर निकल के आई कि वहां पे पाकिस्तान के जो घुसपैठिए हैं उस केरन सेक्टर में वो घुसपैठ कर चुके हैं और पूरी खबर आ रही थी, पूरी बातें आ रही थी, लेकिन उसको धीरे धीरे 15 दिन लगा है। अब सेना की तरफ से बयान आया है। जब बयान आने के बाद कितने सारे सवाल खड़े हो गए हैं। आखिर इस बयान के पीछे और बयान के आगे आप क्या देख रहे हैं? अब देखिए दिलीप, जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब मैं जरूर दूंगा आपको, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में एक चीज बड़ी अजीबोगरीब हो रही है जिसको लोग हम ध्यान नहीं दे रहे। जितने भी मीडिया हाउसेज इस पे डिस्कशन कर रहे हैं वो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम भारत सरकार से शिकायत कर रहे हैं या पाकिस्तान से शिकायत कर रहे हैं। हम अपनी गलतियों को और अपनी कमजोरियों को ये बता रहे हैं कि हमारे यहां ये नहीं हो रहा, प्रधानमंत्री की मुलाकात जरूरी थी, देश में एक वर्ग है उसको खुश करना है, हम इस बात को बताना नहीं चाहते, हम अमेरिका के दबाव में हैं, हमने घुसपैठ होने दी, हमने 15, ये तमाम सारी बातें भारत सरकार और भारत सरकार के रक्षा मंत्री से पूछी जानी चाहिए। जो सवाल खड़ा हो रहा है, जो पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है और जो पाकिस्तान के तर्जुमान फॉरेन ऑफिस के कह रहे हैं, वो सुनने लायक बात है। और जो बात अभी आपने शुरू में ओपनिंग अपने स्टेटमेंट में कहा कि आप बताएं कि इतने 15 दिन एक रेगुलर प्रोफेशनल दुनिया की मानी हुई आर्मी से कोई 40-50 जो शुरू में बताए गए थे कि साहब टेररिस्ट आपके यहां घुस आए हैं, आपको मारने में 15 दिन लगे। आपने दुनिया की चीजें दुनिया के सामने दिखाई कि साहब देखिए यूनिफॉर्म थी, मेडिसिन थी, AK-47 थी, पिस्टल थी और तमाम खाने का सामान था, यह सब उनके पास पकड़ के आपने उसकी नुमाइश लगाई। और आज जब आपने ये स्टेटमेंट दिया, आपके आर्मी के जो भी वहां तर्जुमान स्पोक पर्सन थे, कि ये ऑपरेशन फ्लश खत्म हो चुका है और हमने 60 लोगों को मारा है, आपने दुनिया के सामने सब कुछ दिखा रहे हैं, लेकिन वो 7 टेररिस्ट कौन थे, कहां से आए थे, उसकी शक्लें क्या थी, वो दुनिया के सामने क्यों नहीं दिखाया? उसका रिएक्शन देखिए क्या होता है कि भारत के अंदर दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमिश्नर बैठ के ये कह सकता है बड़े सबके सामने हैदराबाद के एक फंक्शन में कि ये तमाम सारा जो कुछ आप लोग कर रहे हैं ये भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स के चलते एक मीडिया का सेंसेशनल क्रिएशन है। ये बात वो कह रहे हैं। और पाकिस्तान जो फॉरेन ऑफिस का तर्जुमान है अजीज चौधरी साहब, वो क्या कहते हैं, ये पूरी तरीके से भारत का इल्जाम बेसलेस है, इस तरीके की कोई चीज हुई नहीं है, भारत पूरी तरीके से झूठ बोल रहा है और हम इस किस्म के एलिगेशन को नकारते हैं, बेसलेस है। अब आप मुझे बताएं कि ये पाकिस्तान के हाई कमिश्नर का स्टेटमेंट दिल्ली में बैठ के और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के तर्जुमान का इस्लामाबाद से जो बयान आ रहा है, क्या उनके बयानों की रोशनी में यह समझ में नहीं आता है कि भारत पिछले 15 दिन से इस वॉर को लड़ रहा था तो छुपाया क्यों? पाकिस्तान ने कहा था। आपने बताया क्यों नहीं? पाकिस्तान ने कहा था। आप लड़ रहे थे 15 दिन से तो किससे लड़ रहे थे, किनको मारा, किसको पकड़ा, यह कुछ नहीं बताया गया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारा जो झगड़ा है या हमारी जो शिकायत है, जो हमारा सवाल है, वो भारत के विदेश मंत्री से है, डिफेंस मिनिस्टर से है, प्रधानमंत्री से है या यहां के सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट से है। पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है वो कोई नई बात नहीं कर रहा। हर 15 दिन, हर दूसरे दिन आप कश्मीर में इस किस्म की मुठभेड़ देखते हैं और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त, आप जानते हैं, बर्फ जमने वाली है, उससे पहले इन्फ्लिक्टर्स को भेजना है। और जो आज आर्मी के जो चीफ ने कहा कि ये जिस तरीके से वो वहां से आ रहे हैं और पाकिस्तानी पोस्ट से जो गोलियां चल रही हैं उनको कवर दिया जा रहा है, इसमें पाकिस्तान आर्मी शामिल है, इस पे भी किसी को दो राय नहीं है। बट पॉइंट ये है कि भारत का पूरा रक्षा जो एस्टेब्लिशमेंट है, तमाम बड़े दानिश्वर जो इंटर सिक्योरिटी से एक्सटर्नल सिक्योरिटी पे जो सरकार को एडवाइस करते हैं, वो क्या कर रहे हैं? ये हिंदुस्तान का फेलियर है या पाकिस्तान की तरफ से जो हो रहा है हम उसको रोते रहेंगे? जी आप हाँ बिल्कुल ये जो कह रहे हैं हम सब सहमत हैं कि ये फेलियर तो हमारा है, ये तो टोटल फेलियर है। मतलब क्वेश्चन ये है कि हम फेल क्यों हो रहे हैं जब इलेक्शन नहीं है सब, उससे फेल क्यों हो रहे हो तो एक कारण है। हाँ? आप उसको जान, लेकिन सवाल है कि देश से आप छुपा क्यों रहे हैं ना? वो तो एक तो क्या छुपा रहे हो, क्यों छुपा रहे हो, वो तो दूसरा सवाल है। वो तो इंक्वायरी बताएगी, वो तो 3-4 दिन में उसका खुलासा हो जाएगा, वो कहीं छुपता नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी वो पाकिस्तान के साथ ये जो हरकत होती है ये कोई नई चीज थोड़ी है, पिछले कितने 10-12 साल से हो रही है। अभी इलेक्शन के बाद, पाकिस्तान के इलेक्शन के बाद उनके चीफ ने जो अपनी कार्रवाई शुरू करी, हमने कितनी जगह पे कई विश्लेषण कर कहा कि ये देखिए ये आपके दर्रों से आ रहे हैं, बर्फ पिघल रही है, इन्होंने अपने लोग डाल दिए, 5 हादसे हो गए। सांबा वाला हादसा तो इससे भी सीरियस हादसा था, इसको मैं इतना सीरियस नहीं बोलता जो सांबा वाले को बोल रहा हूं, जहां पे उन्होंने एक आर्मी के रेजिमेंट के ऊपर हमला कर दिया। तो इस तरीके के जो वारदात वो दे रहे हैं वो उनके स्लीपर सेल्स बने हुए हैं और 2014 तक वो अपना कार्यक्रम जारी रखेंगे जब तक आपके इलेक्शन नहीं होते, ये करेंगे। क्वेश्चन ये है, छोटी सी बात नहीं है,
सिक्योरिटी एजेंसीज और इंटेलिजेंस गैदरिंग एजेंसीज को वो एक बॉडी में नहीं रखना चाहते। अब आपने कभी में से ये नहीं पूछा कि क्यों नहीं रखना चाहते। वो इसलिए नहीं रखना चाहते कि हर एक सिक्योरिटी एजेंसी का जो बॉस है वो डायरेक्टर जनरल बनना चाहता है। 15-20 डायरेक्टर जनरल अगर हट के एक के अंदर आ जाएंगे तो सब नौकरी से जाएंगे। लोग नहीं चाहते कि ऐसा माहौल पैदा हो, इसलिए सब और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं करते क्योंकि वो उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। ये सारा का सारा जो सियासत चल रही है, आपकी अपनी इंटरनल जो प्रॉब्लम है, सिस्टम इंटरनल प्रॉब्लम है। आपने चाइना के बॉर्डर पे देखिए, आपकी फौज है, फौज का आर्मी कमांडर कह रहा है कि जो आईटीबीपी है वो हमारे अंडर नहीं है, हम हुक्म देते हो मानते नहीं है। वो कहते हैं हम मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंडर में है। क्या हो सकता है कि आप बॉर्डर के ऊपर आप लड़ रहे हैं और दूसरी जो आपका साथी है वो आपके साथ में है ही नहीं, आपका हुक्म ही नहीं मान रहा, तो आप बताइए कैसे लड़ रहे हैं। बहुत सारे सवाल है। हरिकेश जी, आप एक तरफ देखिए, भारत सरकार पाकिस्तान से अच्छे संबंध बनाने के लिए तत्पर है। भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं, वहां मिलते हैं, बातचीत के लिए तमाम तरह की कोशिशें होती है। बोलते बातचीत एक रास्ता है, बातचीत को जरूर जारी रखना चाहिए। और जब आप बातचीत करते हैं तो पीछे से जब भी बातचीत की शुरुआत होती है, जैसे भी बातचीत की या उसकी जब तैयारी होती है, तो ये घुसपैठ की भी तैयारी होती है। और ये कारगिल टाइप ऑपरेशन जो है, आप इसको देख सकते हैं कि साफ साफ दिख रहा है जिस तरह से जो खबरें आ रही है। 15 दिन से भारत की सेना उनको निकालने के लिए लगातार सक्रिय है, लगातार जूझ रही है, और 15 दिन के बाद वो कह रहे हैं कि अब ये ऑपरेशन खत्म हो गया। तो कहीं कुछ गड़बड़ियां है भारत सरकार के, या तो नीति में है या भारत की नीति में है। कहीं कुछ डिस्कनेक्ट है जो जमीन पे हो रहा है और जो हम फैसला, जो हमारी नीति है, उसमें एक बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट है, बहुत बड़ा गैप है। वो देखिए, नीति में क्या डिस्कनेक्ट है तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग राय होगी, लेकिन एक नीति बहुत साफ है कि भारत की शुरू से नीति रही है, और हर देश की नीति करीब करीब रहती है, जो भी सही सोच वाले देश हैं, कि अब सारे दुनिया के देशों से संबंध ठीक रखे जाएं, और ख़ासतौर से पड़ोसियों से तो ज़रूर ठीक रखे जाएं। लेकिन भारत का कुछ ऐसा ये अनफॉर्चुनेट पार्ट रहा है कि अपने सारी कोशिशों के बावजूद हमारे पड़ोसियों के साथ संबंध जितने बेहतर होने चाहिए उतने हो नहीं पाते हैं। और विशेष रूप से पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की अपनी अंदरूनी समस्याएं जो हैं वो हमारी इस परेशानी को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। क्योंकि मान लीजिए एक लोकतांत्रिक सरकार उनके वहाँ दोबारा आई है, पहली बार ऐसा हुआ है कि पावर ट्रांसफ़र वहाँ चुनाव के माध्यम से हुआ है। ये सरकार जो बनी है नवाज शरीफ साहब के नेतृत्व में, तो वो लगातार एक बात तो कहते रहे कि हम भारत के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं। इस सब से ऐसा लगने लगा था लोगों को कि वो सचमुच चाहते हैं, क्योंकि वो जिस समय ये कोशिश कर रहे थे, उस समय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे जब वो बस से गए हुए थे वहाँ पर। उसी समय वहाँ के जनरल मुशर्रफ ने, जो उनके आर्मी चीफ थे, वो कारगिल का अपना एक कपटपूर्ण व्यवहार है उसमें वो लगे हुए थे। पता नहीं प्रधानमंत्री को उन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया था या नहीं, क्योंकि आने वाली घटनाओं से ही पता चला बाद में कि प्रधानमंत्री की जानकारी के बगैर ये सब हो रहा था, क्योंकि बाद में उन्होंने प्रधानमंत्री को गिरफ्तार भी कर लिया था जब उन्होंने टेक ओवर किया। तो इससे एक बात बहुत साफ हो जाती है कि पाकिस्तान के अंदर सेना और जो सरकारी प्रतिष्ठान है, लोकतांत्रिक प्रतिष्ठान, इन दोनों के बीच के संबंध उस तरह के नहीं हैं जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में दुनिया के तमाम देशों में रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में सेना कुछ करती है, सरकार कुछ करती है। अब यह एक ऐसी विषम स्थिति है जिसमें कि कोई भी पड़ोसी या दूसरा देश, उसको निश्चित रूप से ये सोचना पड़ेगा कि आखिर ऐसे देश के साथ कैसे निपटा जाए जिसमें कि उसके अंदर तमाम ऐसे तंत्र काम कर रहे हैं जो जिनसे हम बात करना चाहते हैं उनका एक अप्रोच है, जिनसे बात नहीं करनी है उनका एक दूसरा अप्रोच है। वो आपस में ही इस तरह की टकराहट के माहौल में है जो कि हमारे लिए एक समस्या पैदा करता है। तो इसके लिए तो एक सुविचारित नीति बनाने की आवश्यकता है भारत को, क्योंकि पाकिस्तान जैसे देश को जहां पर कि इस प्रकार की व्यवस्था चल रही हो, उसके तमाम कारगुजारियों से कैसे निपटा जाए, इस पर निश्चित रूप से सोचकर मैं समझता हूं कि एक अलग नीति बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान नीति से ये प्रॉब्लम टैकल हो नहीं पा रही है।
ये तो बात साफ हो गई है इन सब तमाम घटनाओं के आधार पर, जिसका आप विश्लेषण कर रहे हैं, जिस पर चर्चा कर रहे हैं। तो क्या नीति बननी चाहिए, इस पर मैं समझता हूं कि इसमें जो विद्वान लोग भाग लेते हैं तमाम चर्चाओं में, उन्हें भी कुछ सुझाव देना चाहिए कि इसमें क्या करना चाहिए। कोई भी सरकार हो, आज मान लीजिए एक्स पार्टी की सरकार है, कल वाई पार्टी की सरकार बनेगी, समस्या तो ऐसे ही रहेगी क्योंकि पड़ोसी ऐसा है। तो उससे कैसे निपटा जाए? धर्मानी जी देखिए, मैं आपके पास आता हूं। धर्मानी जी, भारत की ये समस्या कोई नई नहीं है, जो बात हरिकेश जी कह रहे हैं। ये वाजपेयी जी गए हों बस लेके, तब भी कारगिल, उसके बाद भी जब भी बातचीत की शुरुआत होती है तब भी इस तरह की घटनाएं को पाकिस्तान के समर्थित जो आतंकवादी ग्रुप हैं या पाकिस्तान के स्टेट एक्टर, नॉन स्टेट एक्टर, जिसको अभी राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति ने कहा कि ये नॉन स्टेट एक्टर कहां से आते हैं, दे डोंट कम फ्रॉम हेवन। और तो ये जो स्थिति है ये बहुत पुरानी है, लेकिन भारत के पास इससे डील करने का, अगर आप देखें इस स्थिति से लड़ने का, जूझने का एक जो समग्र, एक कंपोजिट जो पॉलिसी होना चाहिए, एक जो नीति होना चाहिए, एक जो रणनीति होना चाहिए, वो बिल्कुल साफ दिखाई नहीं देते जमीन पे। जब भी बातचीत आप करते हैं उसके बाद आपके साथ कुछ इस तरह की चीजें निकल के सामने आ जाती है। मुझे ये लगता है जो आप बात कह रहे हैं वो, आप हरिकेश जी ने जैसे बात कही कि पड़ोसी बदला नहीं जा सकता और ये शरारती पड़ोसी है, और ये लगातार हम देखते आ रहे हैं कि जब जब भी उन्होंने कोई प्रॉमिस भी किया है उसके ऊपर भी वो खड़े नहीं हुए हैं। अगर आप, मैं बड़ा हैरान हूं वैसे सुनकर कि विश्व की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक माने जाने वाली भारतीय सेना 15 दिन तक, 40 आदमियों से लड़ी, 15 दिन तक चंद आतंकवादियों को निकालने के लिए लड़ती रही, और वहां पर जिस प्रकार की रिकवरी की वो क्लेम कर रहे हैं, या जैसे कह रहे हैं कि 8 आतंकवादी हमने मार गिराए, वो अभी आपके रिपोर्टर ने ही बताया कि आज तक वो मीडिया के सामने उनकी बॉडी पेश नहीं कर पाए, जबकि वो AK-47 या जो एमुनिशन उन्होंने रिकवर किया वो उन्होंने दिखाया, डिस्प्ले किया। ये कई चीजें आप आपस में उलझी हुई हैं। जो हरिकेश जी ने बात कही कि जो चर्चा करते हैं वो कोई सुझाव देंगे, मुझे ये लगता है कि जो एक राजनीति में जो एक लीडरशिप में विल चाहिए, मजबूत विल, उसकी कमी है। जब आप वोट बैंक की राजनीति करेंगे, जब आप लड़ने की बजाय नरम बोलेंगे किसी के कहने पर, आपका जब राष्ट्रपति इतनी कठोर भाषा का प्रयोग कर सकता है तो हमारा प्रधानमंत्री क्यों नहीं कर सकता? प्रधानमंत्री ने वहां पर जाकर क्या किया? उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत हालात में जाकर भी वो वहां के प्रधानमंत्री को वो संदेश नहीं दे पाए जो हमारे राष्ट्रपति ने दिया। मुझे लगता है कि ये जो एक अपने आप में स्ट्रांग विल की आवश्यकता है, हमारी जो लीडरशिप है, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उनको ये संदेश देने की जरूरत है कि हमारे ऊपर बहुत हो गया, अब किसी भी प्रकार की हम जिसे कहते हैं ना एक परोक्ष वार, उसको झेलने के लिए तैयार नहीं है। अभी जो बात हो रही थी चाइना को अगर आप ले, पिछले दिनों चाइना ने घुसपैठ कर दी, अब चाइना को ये कहते हैं कि कुछ नहीं की। मुझे ये लगता है कि ये जो घुसपैठ को लेकर आप टेक्निकलिटी आती है कि जी वो घुसपैठ नहीं थी, ये तो कुछ आतंकी थे, सेना के लोग थे, पाकिस्तान से सेना। मुझे ये लगता है कि ये इसमें उलझने का समय नहीं है। मैं ये कह रहा था अभी, जैसे कि हमने पहले बोला, ऋषिकेश साहब ने भी अभी बोला कि जो नीतियों की कमी है, हमारे को जो नीति बनानी इसलिए है क्योंकि जो रिलेशनशिप पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान गवर्नमेंट का है वो इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट का नहीं है। हम पाकिस्तान की इक्वेशन को अपनी इक्वेशन के नजरिए से नहीं देख सकते। देखिए ऐसा है, जब आपको उंगली में घी निकालना है अगर टेढ़ी उंगली से, तो आप वार्तालाप पाकिस्तान की गवर्नमेंट से करें। वो वार्तालाप एक्चुअली करना चाहते हैं, वो कमजोर स्थिति में है, बट पाकिस्तान की फौज नहीं करने देगी उनको। आप जब वार्तालाप आप उनकी गवर्नमेंट से स्टार्ट करेंगे, उन्होंने बमबारी शुरू कर देनी है, घुसपैठ शुरू कर देनी है। वो नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? इसलिए नहीं चाहते। आर वी अनेबल टू डील विद इट? हम इससे क्यों नहीं नहीं इसलिए नहीं करते क्योंकि अगर जब हमने हिंदुस्तान ने रैंड कॉर्पोरेशन ने हिंदुस्तान को बताया था 1995 में कि सन 47 से लेके 95 तक हिंदुस्तान की सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन नहीं है। इसका मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की कोई डॉक्ट्रिन नहीं है। आपने इतनी लड़ाइयां लड़ी, इतना कार्यक्रम, तभी तो आपकी 62 में आपको यह नहीं पता था कि एयरफोर्स को बुलाएं या ना बुलाएं। इन डॉक्ट्रिन्स की कमी के कारण आपकी यह हालत हुई थी। तो जल्दी जल्दी में 97 में इन्होंने क्विकली डॉक्ट्रिन कुछ लिखी जो पूरी नहीं पड़ी, जिसको अभी तक लिख रहे हैं।
जब तक हमारी डॉक्ट्रिन्स नहीं कंप्लीट होंगी, हमारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स नहीं कंप्लीट होंगे, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट ऑफ फौज को नहीं दे पाएंगे, और आपको ये कंफ्यूजन हर जगह रहेगी। कारगिल में कंफ्यूजन रही थी, पर ये क्यों नहीं हो पा रहे? ये क्यों नहीं हो पा रहे? डॉक्टर क्यों नहीं हो पा रहे? ये इसलिए नहीं हो पा रहे कि हमारी जो गवर्नमेंट है और ब्यूरोक्रेसी है वो इसको होने नहीं देती। सच आप सुनना नहीं चाहते। ब्यूरोक्रेसी सबसे ज्यादा इसके पीछे पड़ी हुई है कि वो किसी तरीके से नहीं चाहती कि अगर आपने डॉक्ट्रिन लिख ली तो फौज तगड़ी स्थिति में आ जाती है। अब ब्यूरोक्रेट नहीं चाहता कि फौज तगड़ी स्थिति में आए। हमारे इंटरनल पॉलिटिक्स सरकार की कमजोरी है, हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है। गवर्नमेंट जो चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, ब्यूरोक्रेट तो वही रहेगा, ब्यूरोक्रेट मशीनरी तो वही रहेगी। वो नहीं चाहती कि ये स्थितियां बने ताकि ये हमारी नौकरियां चली जाएं, हमारे डायरेक्टर जनरल की पोस्ट कम हो जाए। वो नहीं चाहते, वो कहते हैं फौज को ऐसे ही करने दो, और वो फौज गवर्नमेंट के क्लोज है। आर्मी नेवी एयरफोर्स के हेडक्वार्टर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से दूर क्यों है? हिंदुस्तान में सिर्फ, दुनिया में सिर्फ हिंदुस्तान की एक ऐसी एग्जांपल है। डेमोक्रेसी में कभी होना नहीं चाहिए। डेमोक्रेसी में फौज जो है गवर्नमेंट का, देश का अभिन्न अंग होता है। वो है ही नहीं हिंदुस्तान में। आप अपनी फौज को बेशक करते हैं, आगरे से वो चला आ रहा है जखीरा, आपका सहारनपुर से जखीरा चला आ रहा है। वीके सिंह के लिए बोला था, ये तो 1857 का सिचुएशन क्रिएट कर रहे थे जब बहादुर शाह जफर के लिए मेरठ से जखीरा आया था। आप वो स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे थे जहां पे फौज के पास को आप इस नजरिए से देखते हैं, आपकी कभी डॉक्ट्रिन कंप्लीट हो ही नहीं सकती। वो तो गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी या गवर्नमेंट लीडरशिप इज गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी इज अंडर गवर्नमेंट, बट मूल रूप से जो मूल जो समस्या है गवर्नमेंट की है, वो हर गवर्नमेंट की है। बीजेपी की थी, उसके में यही प्रॉब्लम थी। बिल्कुल ये सारी गवर्नमेंट की यही प्रॉब्लम रही। प्रोफेसर आलोक बंसल साहब हमारे साथ हैं। आलोक जी, पाकिस्तान के आप विशेषज्ञ हैं, पाकिस्तान की तमाम जो अंदरूनी हालात हैं, भारत के अंदरूनी हालात है, उस पर आप नजर रखते हैं। मुझे एक बात बताएं, हमेशा ये देखा गया है कि जब भी ये जो केरन सेक्टर का जो जिस तरह जब शुरुआत हुई है और 15 दिन लगे हैं भारत की सेना को उन्हें उस ऑपरेशन उनके खिलाफ जो चल रहा था उसको खत्म करने में, 30-40 घुसपैठिए, 15 दिन का समय। पाकिस्तान के भारत के सेना प्रमुख कहते हैं बिना पाकिस्तान के सेना के समर्थन के यह संभव नहीं था। क्या मतलब समझा जाए कि भारत की सरकार बातचीत करे और पाकिस्तान की जो सेना है वो भारत में घुसपैठ करे, आतंकवाद फैलाए। देखिए, जिस दिन ये घुसपैठ शुरू हुई, मैं श्रीनगर में था जी, और जिस वक्त ये घुसपैठ शुरू हुई थी उसी वक्त ये दिख रहा था कि इस तरीके की घुसपैठ पिछले कई सालों से नहीं हुई है। जी, 4 जगह से एक साथ घुसपैठ होना ये नॉर्मल जो ट्रेंड है उसके खिलाफ है। दूसरी चीज, जब भी घुसपैठियों को देख लिया जाता है और उनके ऊपर फायरिंग होती है, गोलाबारी होती है, जनरली जो उनका जो कार्य करने की जो प्रणाली है वो वापस चले जाते हैं। पर इस बार जो थे घुसपैठिए जो थे जवाब दे रहे थे, टिक रहे थे। और अब ये जो बात कही गई कि 40 लोग थे और 15 दिन तक रहे, हमें ये समझना चाहिए कि जिस क्षेत्र में ये ऑपरेशन चल रहा था वो बहुत ही गहन वन का क्षेत्र है, थिक अंडरग्रोथ है। अगर सेना चाहती तो उसको जल्दी खत्म कर सकती थी, पर उसमें एक संभावना थी कि एक आध कैजुअलिटीज हो सकती थी। पर क्या, जब आपको मालूम है कि एक 40 घुसपैठिए हैं, चारों तरफ से घिरे हुए हैं, वो आज नहीं तो कल पकड़े ही जाएंगे, तो क्या हम जल्दी करें और कैजुअलिटीज लें? अगर सेना उसको 15 सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि क्योंकि ये सवाल उठाया गया। दिलीप जी, मैं इसका जवाब इसलिए दे रहा हूं क्योंकि धर्मानी साहब ने यह सवाल उठाया कि 40 घुसपैठियों को दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं ने क्यों 15 दिन तक रोका। सवाल यह है, सवाल उनका कहने का यह सवाल है उनका साफ, अगर मैं धर्मानी साहब की तरफ से कि आखिर क्या ये मात्र 30-40 लोग हैं जो हम कह रहे हैं या कुछ छुपाया जा रहा है? नहीं, सवाल ये है, सवाल यही है कि आप जिसको घुसपैठिए कह रहे हैं, जब आप मानते हैं कि ये परोक्ष वार है तो आप क्यों बार बार एक्सपोज हो रहे हैं? क्यों नहीं सीधा सीधा पाकिस्तान को जवाब देते? देखिए, ये प्रश्न है। नहीं, मैं इसके बारे में सिर्फ 2 चीजें कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से यह घटना हुई है इस बार केरन सेक्टर में, इससे 2 चीजें साफ दर्शाती हैं। पहली चीज, 15 दिन तक घुसपैठियों का लड़ाई करना ये दिखलाता है कि वहां पे या तो इनका कोई सीक्रेट हाइडआउट था, कोई जखीरा था, और जिस तरीके से इन्होंने भागने की कोशिश नहीं की बल्कि वहां टिक के जवाब दिया, यह दिखलाता है कि उस क्षेत्र में कोई ऐसी चीज थी जिसे वो छुपाना चाह रहे थे। या तो यह कि पाकिस्तान की सेना के जो रेगुलर आर्मी के ऑफिसर्स या जवान उसके अंदर थे जिनका वो नहीं चाहते थे कि पकड़े जाएं, या कोई उनका इस तरीके का सीक्रेट अंडरग्राउंड हाइडआउट था जिसको कि वो छुपाना चाह रहे थे। क्योंकि कई बार इन भारत की तरफ से क्यों छुपाया जा रहा है?
भारत की तरफ से क्यों छुपाया जा रहा है? भारत की तरफ से नहीं छुपाया जा रहा, बट भारत की तरफ से शायद अभी तक तो अब आज ही तो ऑपरेशन खत्म हुआ है, अभी तो उसको उस पूरे क्षेत्र को स्क्रीनिंग होगी, तब आपको पता चलेगा कि क्या कारण था, क्यों छुपाया जा रहा था, क्या किया जा रहा था, इसके ऊपर काफी रीजन। और जहां तक सवाल इस हमले का है, मेरा यह व्यक्तिगत रूप से मानना, और मैंने आपकी चैनल में कई बार कहा है, अगर जब भी हम भारत और पाकिस्तान बात करने की बात करते हैं तो सेना की तरफ से इस तरीके की कार्रवाई होती है, और यह हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए कि नवाज शरीफ के पाकिस्तान की फौज के साथ जो संबंध है वो काफी डेलिकेट है। पाकिस्तान की फौज इस बात को समझती है कि नवाज शरीफ अगर सत्ता पे रह गए तो पाकिस्तान की फौज का जो प्रभुत्व है उसको खत्म कर देंगे, और दूसरी तरफ भारत के साथ अगर शांति प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो पाकिस्तान की जो फौज का जो रेलेवेंस है, रेजोन द एत्र है, वो काफी हद तक कम होता है। इन दोनों कारणों से अगर आप देखेंगे कि जब से चुनाव की घोषणा हुई है, पाकिस्तान सेना के द्वारा सीमा पे कुछ ना कुछ कार्रवाई करी जा रही है, बार बार हो रही है, उस तरीके की चीजें हो रही हैं। और हमारे यहां समस्या यह है कि लोग ये कर दो वो कर दो कहते बहुत कुछ है, करते कुछ नहीं है। जबकि मेरा मानना यह है कि हमारे करने कुछ नीति ही नहीं है। नहीं, देखिए, हमें तो पाकिस्तान के साथ शांति चाहिए, हमें यह कहना चाहिए, पर अगर कोई हमला करता तो हमें उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, बजाय करने की आवश्यकता। आपके पास मैं आना चाहता हूं, पाकिस्तान के अंदरूनी हालात को बता रहे थे आलोक बंसल साहब। भारत के अंदरूनी हालात को आप उसको समझें, पाकिस्तान के अंदरूनी हालात को समझें, और हमारी जो है अघोषित जो युद्ध है ये जारी रहे। नहीं, इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, पुष्पेंद्र जी से पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात खराब हैं, वहां की जो राजनीतिक सत्ता है उसका संबंध डेलीगेट है, उस स्थिति में भी भारत को ही झेलना है, भारत को हर बार झेलना है। भारत के अंदर भारत ही झेलता रहे, हालात को झेलना भारत को है। नहीं, लेकिन ये किसी ने नहीं कहा, पाकिस्तान ने नहीं कहा कि आप हमें झेलें। मजबूरी ये है कि आप इस देश के अंदर हमारे यहाँ के जो इंटरनल हालात हैं, जिसको सरकार के बारे में बार बार जो हम लोग कहते हैं इनडायरेक्टली कि डोमेस्टिक कंपल्शंस हैं, वोट बैंक की राजनीति है, अगर आप इस देश के मंत्रियों के बयान देखें जो पाकिस्तान की सुर्खियां बने हुए हैं, जो पाकिस्तान के जो वहां तर्जियाकार हैं, वो इन सब बातों को बार बार कहते हैं। और पाकिस्तान आपका एक दुश्मन मुल्क है, वो आपके साथ चैन से नहीं बैठेगा। उसने ये कसम बहुत पहले खाई हुई है कि भाई लड़के लिया था पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। तो ये उस स्लोगन पे चल रहे हैं। और जो आप स्लीपर सेल की बात करते हैं वो कोई बाहर से नहीं आए। आप इस बात को देखें कि भारत के गृह मंत्री का बयान देखें, भारत के रहमान का बयान देखें, शकील अहमद का बयान देखें, आप जितने नेता इस देश के अंदर अपने डोमेस्टिक कंपल्शन और वोट बैंक के चलते जो बयान दे रहे हैं, धीरे धीरे इस देश के जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे वो आईबी हो, चाहे रॉ हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे पुलिस हो, इस देश के बहुत बड़े वर्ग का उनसे यकीन खत्म हो चुका है। और आप बार बार जब चीजें आगे बढ़ाते हैं तो आपको लगता है कि ये नाराज। देखिए, पाकिस्तान में इन बयानों की जिक्र होता है, पाकिस्तान की जो प्लानिंग करने वाले लोग हैं, चाहे वो दहशतगर्द की शक्ल में हो, चाहे आर्मी की शक्ल में हो। आप विंग कमांडर साहब को सुन रहे, कह रहे हैं कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारे पास कुछ डॉक्ट्रिन नहीं है, हमारी कोई नीति नहीं है, हमारी इसका मतलब कोई सोच और समझ अब बना नहीं रहे, कोई राष्ट्र की कोई एक नीति नहीं है। पाकिस्तान की नीति है, पाकिस्तान में कोई भी सरकार हो भारत के विरोध काम करेगा, पाकिस्तान में कोई भी सेना प्रमुख रहे भारत के विरोध में काम करेगा। सिंपल सी चीज है, अगर मैं पाकिस्तानी होऊंगा तो मैं ये काम जरूर करूंगा, क्योंकि मेरे को पता भारत कुछ नहीं कर सकता। आप रोता रोता भागेगा हर जगह। बख्शी साहब, आप इसलिए करेंगे कि भारत के अंदर किस तरीके से इंस्टीट्यूशन को खोखला किया जा रहा है, किस तरीके से पॉलिटिकल स्कोरिंग, बिल्कुल ठीक है, आप अलग दूसरे वर्ग को अलग, एक वर्ग से तीसरे वर्ग को लड़ाया जा रहा है। ये स्थिति में पाकिस्तान के लोग कहते हैं इस बात को, आप यहां इस बात को मानेंगे नहीं। एक खबर छपी थी बहुत छोटी सी, जिसको पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने बड़ा खबर बनाया कि होम मिनिस्ट्री के एक अधिकारी मनी ने यह कहा कि 26/11 का जो हमला है ये भारत ने कराया। अब ये आपके डोमेस्टिक पॉलिटिशियन के चलते हुआ कि इशरत जहां का एनकाउंटर कैसे हुआ, कि आईबी जो है गलत आतंकवादियों को मारती है, शिंदे कहते हैं मुसलमानों को मत पकड़ो क्योंकि वो हैरेस हो जाएंगे, पीडीपी कहती है कि जम्मू कश्मीर एक कॉलोनी है, के रहमान कहते हैं कि कोई इंडियन मुजाहिदीन नाम की चीज नहीं है। तो आपके इंस्टीट्यूशन और सत्ता के बड़े बड़े लोगों को जिस तरीके से उन्होंने डिसबिलीव में फैला दिया है, उससे उनको आसानी होती है। तो आज जब आप ये बात कहते हैं, हमारी सरकार नहीं, हमारी सियासत, हमारी सरकार, आप मैं वही कह रहा हूं कि डिस्कशन हमें इस बात पे होना चाहिए कि ये जो हो रहा है इसके कारण क्या है। 125 करोड़ का देश है, सेना दुनिया की बहुत बड़ी है, हमारे पास ये है दुनिया की सारी, लेकिन हम जब भी बैठते हैं तो हम इस तरीके का स्यापा करने लगते हैं कि देखिए पाकिस्तान ये अरे पाकिस्तान 1948 से लगातार ये कर रहा है, उनकी पॉलिसी क्लियर है। भारत की पॉलिसी क्या है? भारत की हम पाकिस्तानी होंगे यही करेंगे। मैं वही कह रहा हूं, आप बहुत सारे दिलीप भाई जी, आपका एक सेक्रेटरी वाटर सेक्रेटरी होता है,
फिर वो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हो जाता है, फिर सरफेस ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी हो जाता है, यकायक एक दिन पता चलता है वो डिफेंस सेक्रेटरी हो गया। उसको ये पता ही नहीं है क्या कहते हैं कि सियाचिन में क्या चाहिए, उसको पता ही नहीं कि राजस्थान में क्या चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि आपकी कोई कोहेरेंट यही तो हमारी कमजोरी है, कोई ड्राफ्ट नहीं है। आई के गुजराल आएंगे, उनकी डॉक्ट्रिन होगी कि पाकिस्तान के अंदर रॉ के जितने भी मूवमेंट है उनको बंद कर दिया जाए। दूसरा आएगा नहीं, पाकिस्तान से दोस्ती करनी है, हमें अपनी सेनाओं को पीछे। तो ये जो आप जिसको कहते हैं कि भारत की विदेश नीति को आप डेली बेसिस पे चला रहे हैं। चलिए एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना पड़ेगा, लेकिन हरिकेश जी पूरे का पूरा अगर देखें तो जो राजनीतिक नेतृत्व है जो देश का, उस पे तमाम, चाहे वो कोई भी सरकारें है, जो बख्शी साहब कह रहे हैं कि चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, इस सरकार कोई भी सरकार रही हो, सरकार के पास कोई समग्र नीति नहीं है इससे जूझने का, लड़ने का। हरिकेश जी एक मिनट में और जोड़ना चाहूंगा। मुझे ये लगता है कि जो हालात हैं, उन हालात के अंदर शांति की हम बात करते हैं, हर कोई चाहता है शांति, पड़ोसी से शांति रहे। क्या चुप्पी भी तो शांति होती है? चुप्पी से मेरा मतलब कहने का है कि जब तक पाकिस्तान बिहेव नहीं करता तब तक बाइकआउट पाकिस्तान क्या सब दल करने को तैयार है? ये धर्मानी जी ने जो बात कही है जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हम ये नहीं मानते कि हमारे देश के अंदर इन सब चीजों से निपटने की कोई नीति नहीं है। आप नहीं मानते? नहीं मानते, इसलिए नहीं मानते जी। सरकारें तो बदलती रहती हैं, नीतियां इसी तरह से चल रही हैं जी। उसका नीति है ही नहीं। हम ऐसी इसकी बेसिक वजह देखिए कहीं और है। यहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल लीडरशिप, जो आपने कहा ना ब्यूरोक्रेसी की बात आपने कहा, इसमें एक एक पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जितनी बात है उस पर आपके पास टाइम भी नहीं काफी से डिस्कस करें। ब्यूरोक्रेसी हिंदुस्तान की इतनी ज्यादा आजाद हो गई है और इतना बेलगाम हो गई है कि उसकी वजह से पॉलिटिकल लीडरशिप के भी सामने बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। वो कई मामले में उनको अगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो उनको जो संवैधानिक प्रोटेक्शन सब तमाम दिए गए हैं वो इतना आड़े आने लगते हैं कि उनके ऊपर कोई लगाम नहीं लगती। दूसरी समस्या क्या है कि पॉलिटिकल लीडरशिप भी देश में आज हम माने व्यापक तौर पर बात करें, मैं किसी एक पार्टी या एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, इतना लीडरशिप भी इस देश की डिजनरेट कर गई है सारी देश के अंदर कि यहां पर एक अच्छा काम करने वाले ब्यूरोक्रेट को एकदम सस्पेंड कर दिया जाता है किसी दूसरे बहाने से लेकर के। जो भी उत्तर प्रदेश में हुआ है उस कथा के बारे में मैं जाना नहीं चाहता। तो अब सवाल यह है कि अगर लीडरशिप इस तरह की हो जो कि ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करने के लिए, वो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं बल्कि वो ये मैसेज देते हैं कि अगर हमारी बात नहीं मानोगे तब हम तुम्हें टॉर्चर करेंगे। अच्छा, अगर वो उनको अगर वो सेफगार्ड ना हो, जिसकी सेफगार्ड का यही कह रहे हैं ना कि पॉलिटिकल लीडरशिप कमजोर है। देश की पूरी व्यवस्था, हम तो देश के सारी समस्याओं की देश कमजोर है, इसका मतलब पाकिस्तान से देश नहीं, पाकिस्तान से लड़ाई की बात तो छोड़िए। पाकिस्तान मैं तो सवाल अगर आप वही मैंने कहा ना कि जो इश्यूज आप लोग उठा दे रहे हैं जी, वो इतने व्यापक बहस के इशू हैं कि वो कोई कंफाइन नहीं है। अगर आप सिर्फ पाकिस्तान के रेफरेंस में जानना चाहते हैं तो पाकिस्तान से लड़ने के लिए भारत की क्षमताएं कम नहीं है, लेकिन वो क्षमता, उसका प्रदर्शन कुछ कारणों से नहीं होता। अगर उस स्थान पर जो लीडरशिप कोई किसी पार्टी की या कोई प्रधानमंत्री होता है या कोई डिफेंस मिनिस्टर होता है, तो जब उसके सामने ये समस्या आ जाती है तो एकदम वो अटैक नहीं करता। जो बात जो सब लोग कह रहे हैं, चाहे वो मैं सम्मान पूर्वक चिंतों को कहना चाहूंगा आपके चैनल को। जी बताइए गणेश जी, बताइए। जो कुछ भी हो रहा है वो जम्मू कश्मीर की धरती पर हो रहा है जी। जम्मू कश्मीर भी उसी तरीके से प्रजातांत्रिक राज्य है जितना देश के हमारे अन्य राज्य हैं जी। इस समय विधानसभा का सत्र जारी है जी। जहां पर ये घटना हुई है, ये सारा उत्तरी कमान की जो 15वीं कोर है उस पर स्थित है, जबकि उत्तरी कोर के 15वीं कमान के लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह नहीं बोले, नॉर्दर्न कमान के चीफ जाते हैं, अब वो भी नहीं बोलते हैं, और ये बयान थल सेनाध्यक्ष जगत विक्रम सिंह दे रहे हैं दिल्ली से, जबकि बजट विधानसभा का सत्र में संक्षिप्त सत्र कश्मीर में जारी है। भारतीय जनता पार्टी सेंटर पार्टी में हंगामा किया विधानसभा में कि जो कुछ भी घटना उत्तर कश्मीर में हुई है केरल में उसकी जानकारी सदन में रखी जाए जी। यहाँ कोई नहीं रखता है, और विक्रम सिंह साहब तब ब्रिगेडियर थे, तो आज हमारे थल सेनाध्यक्ष हैं, तब भी इन्होंने जो कुछ था दिल्ली से कहा था
और इसका इतराज पूरे जम्मू कश्मीर मीडिया ने किया था कि करगिल जो है जम्मू कश्मीर में है जी। जब दिल्ली से वो बयान करे तब उसको रोका गया था। खुद मीडिया को ये हमें तरीके की कार्रवाई करने वो कह रहे हैं कि इसकी जांच करने के जरिए जब यहाँ पर उत्तरी कमान के चीफ बैठे हैं जी, 15वीं कोर के चीफ बैठे, वो कुछ नहीं बोलते और दिल्ली से बयान आता है और मीडिया को यहाँ पूरा गुमराह किया जाता है। तो क्या ये प्रजातंत्र का अपमान नहीं है? ये दलील ऐसी चीजें हैं जो मीडिया को सता रही है, विशेष करके जम्मू कश्मीर में जो हम लंबे समय से काम कर रहे हैं। जी पुष्पेंद्र, देखिए मैं कह रहा हूं कि आप एक बात देखें भारत सरकार की जी। भारत सरकार के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने आज बयान दे दिया, राष्ट्रपति ने देश की धरती के बाहर जाके पाकिस्तान के बारे में बता दिया। ये सरकार ने जो भी कुछ कहा, आप देखें एक छोटा सा मसला भी होता है हमारे और पाकिस्तान के देश में, भारत सरकार की फॉरेन मिनिस्ट्री ने फर्स्ट सेक्रेटरी, सेकंड सेक्रेटरी, डिप्टी हाई कमिश्नर किसी को अभी तक बुला करके तलब तक नहीं किया गया है। जो एक छोटी सी मामले के ऊपर उसको बुला करके आप भारत सरकार की नाराजगी उस पर बताते हैं। पूरे 15 दिन हो गए, आज हो गए, बताया तक नहीं गया, बुलाया तक नहीं गया। और पाकिस्तान का हाई कमिश्नर भरे मीडिया में बैठ करके कहता है ये तो मीडिया का क्रिएशन है, भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स है, भारत के अंदर मोदी को उभारना है, भारत में एक वर्ग जो है, एक खास किस्म का मीडिया जो है वो मोदी को लाना चाहता है और ऐसी घटनाएं से मोदी को आप सोचिए कि वो भारत की धरती बैठ के भारत की पॉलिटिक्स को डिस्कस करके अपने जितने भी नापाक इरादे हैं उसको जस्टिफाई कर रहा है। इस पर हमारा कहीं ऐतराज नहीं है, हम उसको बुला करके बोल भी नहीं सकते। एक कर्टसी में भी हम उसको फॉरेन ऑफिस नहीं बुला रहे। भारत का विदेश मंत्री क्या कह रहा है, डिफेंस मिनिस्टर क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री क्या कह रहा है, पता नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति जो कह रहा है उस पर सरकार का कोई अधिकृत बयान ही नहीं है। एक सवाल है कि क्या अब समय बिल्कुल जैसे कहते हैं कि वाजिब समय है, समय आ गया है जब भारत की सरकार चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी भी गठबंधन का, किसी भी दल का हो, ये अब समय आ गया है कि भारत का कम से कम पाकिस्तान के, अगर पाकिस्तान से संबंधित क्या नीति है राष्ट्र की, ये लोगों के सामने भी उजागर करे कम से कम, और बताए कि भारत के सरकार, भारत एज ए नेशन, भारत एक राष्ट्र के तरह पाकिस्तान से इस तरह से लड़ेगा। क्या वो नीति बनाने का अब समय आ गया है? बिल्कुल आ गया है। या अभी भी लगता है कि जो अंदरूनी जो कठिनाइयां हैं, अंदरूनी जो कंपल्सन्स है, उसके कारण बहुत सारे अभी भी सवाल इस पे उठ जाएंगे, इसलिए इसको अभी भी अंडर कारपेट रखना है। देखिए दिलीप जी, मैं दो चार चीजें कहना चाहता हूं इससे पहले कि आपकी चर्चा खत्म हो। अभी कई विषय उठाए गए हैं जिनके बारे में कुछ जवाब देना बहुत आवश्यक है जी। अभी हरबंस जी ने बोला कि दिल्ली से क्यों बोला जा रहा है। कल जनरल गुरमीत सिंह 15 कोर कमांडर ने 4 बजे श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस तरीके के जब असत्य बोले जाते हैं तो गलत होता है। ऐसा नहीं है कि कश्मीर में नहीं बताई गई बात की गई। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है सुरक्षा नीतियों की बात की गई। हरिकेश जी ने बोला हकीकत यह है कि आज की तारीख में नौकरशाह जो है वो इस कारण पावरफुल हो गए हैं और उसके पीछे एक कारण है कि आज के जो राजनीतिज्ञ हैं उनकी सुरक्षा मामलों के में जो जानकारी है वो काफी नगण्य है। जब राजनीतिज्ञ जो पॉलिटिकल मास्टर है उसकी नॉलेज नहीं होगी सुरक्षा मामलों में, तो नौकरशाह जो है अधिक पावरफुल हो जाएंगे, अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। अगर आप देखें भारत की, जो यहां तक रक्षा मंत्री का सवाल है, जसवंत सिंह जी को अगर छोड़ दिया जाए तो मेरे ख्याल से भारत के सभी रक्षा मंत्री जो रहे हैं आज तक वो नौकरशाहों के ऊपर निर्भर रहे हैं सुरक्षा नीतियों के कारण। और जब तक ये नौकरशाहों की शाही का प्रभुत्व चलेगा, एक नौकरशाह जो कल जल संसाधन मंत्री था आज रक्षा मंत्री है और परसों शायद सैनिटेशन का सेक्रेटरी होगा, वो क्या सुरक्षा नीति को तय करेगा? और पुष्पेंद्र यही बात हुआ कह रहे थे, पुष्पेंद्र भी यही बात मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। दिलीप भाई देखिए मैं बताता हूं कि सबसे पहले हमने यही बोला था कि हमने अभी तक सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन नहीं लिखी, इंटरनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन नहीं लिखी, कोई पॉलिसी नहीं हमारे पास में, तो हमारे फौज के पास डॉक्ट्रिन्स नहीं है, तो ये हालत तब होती है। और दूसरी बात जो ऋषिकेश साहब बोल रहे थे कि जो हमारी गवर्नमेंट बहुत कमजोर है, ये मानने को इन्होंने जो ब्यूरोक्रेसी के बारे में बोला वो बिल्कुल ठीक बोला कि, और बंसल साहब ने जैसे बताया कि जब तक आप ब्यूरोक्रेट को अपनी काम में नहीं लगाएंगे, तमाम चीजें ब्यूरोक्रेसी पे थोप के नहीं चलेगा। नहीं सिर्फ ब्यूरोक्रेसी करने वाली, जब तक आप डॉक्ट्रिन पे सोच विचार नहीं करेंगे, तब पॉलिसी ऑफ द नेशन नहीं लिखेंगे, तब तक इसमें पुष्पेंद्र अगर घुसपैठ होता है, इंटेलिजेंस हमारी क्या कर रही थी, वहां से कुछ क्यों नहीं आया? जो बात आप कह रहे थे इंटेलिजेंस क्यों वो कोऑर्डिनेशन नहीं है आपके पास इंटेलिजेंस। मैं एक मिनट बात करना चाहूंगा। आपने बोला इंटेलिजेंस क्या कर रही थी जी। जो
टेक्टिकल इंटेलिजेंस और मिलिट्री इंटेलिजेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब सेना इंटेलिजेंस लेती है तो आप लीक कर देते हैं, इंडियन एक्सप्रेस में कुछ खबर निकालते हैं, वो पूरी जो है आपकी जो इंटेलिजेंस की जितनी कैपेसिटी जो कुछ बनाई गई थी वो सारी खत्म हो चुकी है आज की तारीख में। तो ऐसे हालात में आप बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी को ब्लेम नहीं कीजिए। इंडियन एक्सप्रेस को काम नहीं चलेगा। आप सिर्फ ब्यूरोक्रेसी को ब्लेम कर दें तो ये होगा कि चलिए आपने ब्लेम डालेगा, पुष्पेंद्र करें और उनको कंट्रोल भी करें। मुझे पुष्पेंद्र भाई ने या बंसल साहब ने बात कही, आप हमारे देश की अगर मैं बात करूं, मैं आपको दो छोटे एग्जांपल देना चाहता हूं। हमारे देश में दो मिनिस्ट्रियां हैं, एक है डिफेंस मिनिस्ट्री और दूसरी है रेल मंत्रालय। अब इन दोनों के अंदर अंतर क्या है? इन स्पाइट ऑफ एवरी काइंड ऑफ यू कैन से रिसोर्सेज क्रंच, रेलवे नेटवर्क वर्ल्ड के अंदर आज हमारा बहुत अच्छा है। कारण क्या है कि उसमें ब्यूरोक्रेसी का उस टाइप से दखल नहीं है। रेल का जो चेयरमैन है, देखिए वो रेल का एक्सपर्ट है, रेल का एक्सपर्ट है, लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री जो है ये ब्यूरोक्रेट को जल संसाधन मंत्रालय से आके वो चला, तमाम लोग कह रहे हैं। लेकिन सवाल है कि ब्यूरोक्रेसी पे जिनका नियंत्रण होता है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो सरकार चलाती है, चाहे वो बीजेपी का हो, कहीं ना कहीं दायित्व तो वहां पॉलिटिकल लीडरशिप 1.5 साल में वो कुछ नहीं कर सकते। नहीं, 1.5 साल की 5 साल का टर्म होता है। सवाल है कि 1.5 साल 5 साल राष्ट्र की नीति क्या है? राष्ट्र की नीति का निर्माण कौन करता है? अगर विदेश नीति का निर्माण आप करने वाले नेहरू जी को कहते हैं, पंचशील और तमाम तरह की विदेश नीति को हमने बनाया देश के लिए, तो हमारी राष्ट्र नीति भी कोई बनाने वाला होना चाहिए। कोई प्रधानमंत्री ऐसा तो हो, कोई विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री ऐसा तो हो, कोई पॉलिटिकल लीडर ऐसा तो हो कि जो कहे कि राष्ट्र की नीति होगी, और इसमें चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे अन्य टेक्निकल लोग बनाने के लिए सबको मिलजुल के बैठना पड़ता है। और एक छोटी सी चीज नहीं है, ये काम कौन करेगा? ये कौन करता है? ये कौन करता है? ये हमारी पॉलिटिकल बॉडी, पॉलिटिकल लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप के तहत होगी। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप बहुत कमजोर है, तभी देखती है और तभी हर केस। देखिए, ये मैंने आपसे कहा ना, ये बहुत सतही मामला नहीं है जितने बिल्कुल सतही मामला बिल्कुल नहीं है। सुनिए, पॉलिटिकल लीडरशिप के कई डायमेंशंस हैं। कोई लीडरशिप कमजोर है या मजबूत है, वह एक सवाल मान लीजिए है। दूसरा सवाल है उसके कितने अधिकार रह गए हैं और उन अधिकारों पर कितना इंक्रोचमेंट होता चला जा रहा है। देश की सारी संस्थाओं को आजकल एक हवा चली है प्रजातंत्र की, जबकि देश में इतनी निरक्षरता, इतनी अराजकता और इतनी चीजें। मैं कुछ बातों में बिल्कुल एक अलग व्यू रखता हूं, शायद वो मेरे अपने व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं। जिस देश की यह स्थिति हो, उसके सारे इंस्टीट्यूशंस को रोज आवाज उठती है कि इसको टोटल ऑटोनॉमस कर दिया जाए, टोटल आजाद कर दिया जाए। उससे पॉलिटिकल लीडरशिप की अथॉरिटी कमजोर होती चली जा रही है। अकाउंटेबिलिटी सब उसकी है। कोई भी कर्म कुकर्म होगा, जवाब मिनिस्टर को देना है, प्राइम मिनिस्टर को देना है, चीफ मिनिस्टर को देना है, और कंट्रोल उनका किसी चीज पर कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आज सुप्रीम कोर्ट का दखल है, हर इंस्टीट्यूशन का दखल है, आपकी मीडिया रोज पीछे पड़ी हुई है, सही काम करने वाले भी काम नहीं कर पा रहे हैं, सब डर के मारे फाइलें तक पड़ी हुई हैं, कोई उसको डिस्पोज आप नहीं करना चाहता कि कल को सीबीआई की इंक्वायरी। लीडरशिप वीक है। लीडरशिप क्या? आपने ऐसा संविधान को इस तरह से देखिए, कुछ ऐसी चीजें हैं, रुक जाइए, अभी हम कुछ कह रहे हैं तो सुनिए। हम कुछ चीजों को नहीं कह सकते क्योंकि पार्टी पॉलिटिक्स में बात आ जाएगी। उससे अदरवाइज आज की तारीख में कई घटनाएं ऐसी हो रही हैं कोर्ट के इंटरफियरेंस से, जिससे कोई अफसर आसानी से कोई फैसला नहीं कर पाएगा, और तमाम बड़े बड़े अफसर जेल में पड़े हुए हैं। किस पार्टी का क्या मामला मैं नहीं कह सकता। ये चीजें बहुत दुखद हैं, आगे चल करके देश के भविष्य पर बहुत बड़ा खतरा पैदा करेगी। संविधान में सुप्रीमेसी है, नहीं है पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदला जा सकता। व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर? कौन सा फैसला करेगा? हिंदुस्तान की जनता करेगी या कुछ 10-20 लोगों की जमात करेगी? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। यह डिबेट होना चाहिए इस देश के अंदर खुल करके, इस पर अलग बहस पार्लियामेंट जो बहस है नहीं, देखिए, फिर पार्लियामेंट को सुधारना चाहिए। पार्लियामेंट में अगर 162 लोग ऐसे होंगे जिनके खिलाफ अपराध के मुकदमे चल रहे हैं, तो वो इस सवाल पर कैसे आए? वो कैसे करेंगे? जो हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान के नेताओं ने उनको उठा करके भरा कोर्ट के अंदर, इसके लिए दोनों ही जिम्मेदार हैं। हिंदुस्तान की जनता पूरी तरह जिम्मेदार है। क्यों गुंडों को वोट मिलता है?
क्यों दिया जाता है? 162, 800 में से 162 की आप बात कर रहे हैं। आप 162 को आप कम समझते हैं? कम नहीं, मैं 162 एक जगह मैं कहता हूं कि लेकिन प्रधानमंत्री आपके प्रधानमंत्री पूरा सिस्टम कोलैप्स कर रहा है आपका, ये सारी चीजें कोलैप्स कर रहे हैं। इन बातों को देख करके देखिए, इन बातों को देख, बात तो पाकिस्तान हो रही थी, आपने बहुत व्यापक सवाल उठा दिया, इसलिए मैं ये बातें पॉलिटिकल लीडरशिप की कहीं ना कहीं वहीं पे सारी जाके बातें अटक जाती है। इसी देश के एक बहुत बड़े मनीषी ने, बहुत बड़े संघर्ष करने वाले, बहुत क्रांतिकारी नेता ने, जिसका की बहुत बड़ी भूमिका इस देश को आजाद करने की, आजादी के पहले कहा था कि इंडिया शुड बी प्लेस्ड अंडर डिक्टेटरशिप फॉर 20 years आफ्टर इंडिपेंडेंस। उसके पीछे क्या कारण, उस पर कभी बहस हुई? इस देश के इंटेलेक्चुअल कभी बहस करते हैं? इस देश के डेमोक्रेट कभी बहस करते हैं? इस देश के क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोई खूंखार किस्म के आतंकवादी थे? वो क्या थे? उनको ये बात क्यों कहनी पड़ी? ठीक है, इस पर बहस करवाइए। दिलीप भाई, हिंदुस्तान के लोग बहस करें। आज ये देश एकदम अराजकता में चलता चला जा रहा है, लोकतंत्र के नाम पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं रह जा रहा है जी। जो आप ब्यूरोक्रेसी और लीडरशिप और उसकी वीकनेस और तमाम बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े कठोर लीडर्स भी बैठ करके आज की व्यवस्था में काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरह की लिबर्टी और फ्रीडम सबको दिया गया है, ये काम करने वाले लोगों को अगर आप कुछ भी उनके खिलाफ करेंगे, एक चपरासी को तो प्राइम मिनिस्टर निकाल नहीं सकता, चाहे वो जितनी बड़ी गलती करे। मान लीजिए कि उसका एविडेंस सही तरीके से नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट उसको बहाल कर देगा। ये तो हिंदुस्तान की व्यवस्था है आज की। किस तरह का लोकतंत्र? हिंदुस्तान के लोकतंत्र में, ब्रिटेन के लोकतंत्र में, अमेरिका के लोकतंत्र में जरूर फर्क होना चाहिए, उसके एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके तौर तरीकों में। हिंदुस्तान अभी उस स्थिति में नहीं है जिसमें कि अमेरिका में। हरिकेश भाई का गुस्सा है वो 100% जायज है, और हरिकेश भाई को हम लोग 2 साल से लगातार सुन रहे हैं। जितना गुस्से के साथ उन्होंने आज अपने अंदर की सारी बातें कही हैं, उन्होंने जड़ पे हमला किया है। हम तमाम सब लोग पत्तों पे पानी डाल करके उनको साफ करके चीज को, समस्या को सॉल्व करना चाहते हैं। हम पाकिस्तान के साथ जब कोई मामला होता है तो हम पाकिस्तान ने ऐसा किया, पाकिस्तान ऐसा है, धोखेबाज है ये। लेकिन जो असली समस्या है इस देश के अंदर, उसको समझने की कोशिश कीजिए, और उस समस्याओं के कारण हम पाकिस्तान हो, चीन हो, बर्मा हो, म्यांमार हो, हम इनके साथ कैसे हैंडल कर रहे हैं, ये उसका आउटकम है। तो आप इस बात को देखें कि हरिकेश भाई ने कोई एक मामला नहीं कहा है। वो जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, जिस तरीके से देश जा रहा है, इस देश की जुडिशरी पर लोगों का यकीन नहीं है। प्रधानमंत्री बोलता है, डिफेंस मिनिस्टर बोलता है, सलमान खुर्शीद विदेश मंत्री बोलता है, इस देश के लोग यकीन नहीं करते। अब समय आ गया है कि इस देश के लोग विक्रम सिंह के बयान को लोग यकीन करते हैं कि विक्रम सिंह कह रहा है, मान लो ये बात, ये फौजी है। ये भी इस देश के लिए अच्छे हालात नहीं है कि लोग इस देश की फौज को ये माने कि यही अल्टीमेट है, और ये वो स्थिति नहीं है कि इस देश के नेता करप्ट, पॉलिटिक्स करप्ट, पार्लियामेंटेरियन करप्ट, जुडिशरी करप्ट, हर हिस्से को करप्ट कर दिया है, हर संस्था करप्ट कर दी है। ये एक अच्छा साइन नहीं है। इसको बार बार ये कह करके कि साहब लोकतंत्र को बहाल रखना है, फौज को दूर रखना है, तो अब फौज ही आपकी हिफाजत कर रही है। कोई लोकतंत्र में नेता आपकी हिफाजत नहीं कर पा रहा है, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो। जी आलोक, एक बात तो है, मैं आपके पास आता हूं। एक बात जो है, फौज ही तो अभिन्न अंग है देश का, डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा। जितनी चीजें आपकी अभिन्न अंग है वो आपके साथ नहीं है। आप कहते हैं कश्मीर अभिन्न अंग है, कश्मीर के अंदर पीडीपी की चेयरपर्सन कहती है ये कॉलोनी हो चुकी है, कश्मीर के अंदर कैसे हालात है, वहां सरकार कैसे चल रही है, ये भी आपकी आर्मी अभिन्न अंग है। लेकिन आप आर्मी को अपने साथ रखना नहीं चाहते। आर्मी को आपने बिल्कुल सौतेला बनाकर छोड़ दिया है। आर्मी के जवान मर जाए किसी को फर्क नहीं पड़ता है। बयान दे देता है कि आर्मी में तो सवाल यह है कि पाकिस्तान से डील करने की हमारी कोई राष्ट्रनीति नहीं है। बिल्कुल, और इसके लिए आप कहते हैं ब्यूरोक्रेसी, मैं कहता हूं पॉलिटिकल लीडरशिप। तमाम देश के हरिकेश जी कहते हैं जो व्यवस्था सत्ता में जो अराजकता है उसके कारण चीजें खराब हो रही हैं। कहीं से शुरुआत करेंगे। देखिए, जहां तक सवाल पाकिस्तान से डील करने का सवाल है, मेरे ख्याल से अधिकतर लोग पाकिस्तान को समझते ठीक तरीके से नहीं है। मेरा व्यक्तिगत रूप से हमेशा यह मानना रहा है कि हम बात ज्यादा करते हैं, करते कुछ नहीं है। बजाय इसके सवाल है ना, क्यों नहीं करते? क्यों आपको सबसे बड़ी बात नहीं कर सकेंगे जब तक हमें समझ होगी। हम समझ तभी होती है जब उसमें सोच विचार करेंगे, उसमें डेलिब्रेशन करेंगे। हमने इस सब्जेक्ट को कभी उठाया ही नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी क्या होनी चाहिए, जब तक उसमें सोच विचार नहीं होगा आप कोई नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे। हम एक दूसरे में उंगली उठाते रहेंगे, यही होगा। और इसी का फायदा शायद पाकिस्तान को मिलता है। आलोक जी, देखिए, सबसे बड़ी बात इसका फायदा पाकिस्तान को मिलता है। जी, पाकिस्तान को बिल्कुल मिलता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो सुरक्षा नीतियां हैं उसके ऊपर विचार नहीं होता। और जैसा मैंने कहा, हमारे देश के जो राजनीतिज्ञ हैं वो सुरक्षा मामलों से काफी हद तक अनभिज्ञ हैं, और उनकी अनभिज्ञता के कारण बहुत बहुत धन्यवाद अरमानी साहब, पुष्पन जी, आलोक बंसल जी, बख्शिश साहब, हरिकेश जी, सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।